हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? हाउस गोइंग? मज़े में चलें। अब धीरे धीरे हमारा मज़ा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे हम बहुत सारी नई चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे और अब फाइनली स्टार्ट होगा जो हम बोल सकते हैं कि कोर न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स इन सीए फाउंडेशन। अभी तक हम नॉर्मली जब अकाउंट्स देखते थे तो काफ़ी हद तक हमें सिमिलैरिटी मिलती है प्रीवियस चैप्टर्स में, जो हमने 12th स्टैंडर्ड में या 11th में पढ़ा था उससे थोड़ा कनेक्टेड चीज़ें दिखती हैं। बट जब आप अब ये वाला जो चैप्टर है, जो एक्चुअली चैप्टर 6 के जो थोड़े यूनिट्स हैं, दैट इज़ अगर पहला यूनिट छोड़ दूँ मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला, तो उसके बाद के सारे यूनिट्स में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके के न्यू चैप्टर्स मिलते हैं जो ट्रेडिशनली बहुत ही डिफरेंट है। काफ़ी चैप्टर्स का इंटरलिंकेज है। आप समझ के चलें कि सीए फाउंडेशन में जब आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चैप्टर का दिया जाएगा। आपको बहुत सारे चैप्टर्स का एक दूसरे में एप्लीकेबिलिटी होने के बाद वाला सम पूछने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे आप देखते हो इन्वेंट्रीज में जब आप सम सॉल्व करते हो तो सेल और रिटर्न बेसिस वाले सम्स और कंसाइनमेंट वाले मिक्स होकर सम्स पूछते हैं। इसी तरह जब आप फाइनल अकाउंट्स में जाते हो तो आपको इन्वेंट्री का और इन्हीं सेल और रिटर्न और इन सब का बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बाकी सारे चैप्टर्स का एक साथ इम्पैक्ट पूछा जाता है। तो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस सिलेबस आपको क्रॉस कनेक्शंस बहुत सारे आते हैं, इधर का उधर कनेक्टिविटी बहुत जगहों पे पूछी जाती है। सो दिस इज व्हाट इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो अभी के लिए आपका काम ये होता है कि आप अपने इंडिविजुअल चैप्टर इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इतनी अच्छी तरीके से समझ लेना कि आपको आगे ये जो कनेक्टिविटीज़ हैं ये जानने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप अभी से ही एक एक चैप्टर को सिस्टमैटिकली और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा कि सर ये चैप्टर का उसके साथ लिंक है तो ये समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल लिंक लगाने पे मैं इतना एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इतना फोकस कर रहा हूँ। मेरा प्राइमरी फोकस जो है वो इस मुद्दे पे है कि आप कॉन्सेप्चुअली कैसे इंडिविजुअल चैप्टर को समझते हो। एक बार आपका इंडिविजुअल चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग अगर स्ट्रांग हो जाता है तो इंटरलिंकेज क्रिएट करने में ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलें नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का जो हमारा खास चैप्टर है वो एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर है। नाम से आपको समझेगा, दैट इज यूनिट 3 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कंसाइनमेंट। ये चैप्टर के बारे में अगर हम एक ब्रीफ इंट्रो लें तो ये चैप्टर एग्जैक्टली किस सिनेरियो से डील करता है। इन चैप्टर्स पे बढ़ने से पहले एक्चुअली मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। नॉर्मली जब आप अकाउंट्स पढ़ते थे तो आपने देखा रहेगा कि जो आपको बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, दैट इज़ जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स, ये कॉमन अकाउंटिंग है। ये हर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉमनली पाया जाता है और ये रिकरिंग या रेगुलर बेसिस का अकाउंटिंग या प्रिपरेशंस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल बनाना है, जर्नल डेली बेसिस पे मेजर करना, बैलेंस मतलब बनाने हैं, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, लेजर में आपको मंथली बेसिस पे या पीरियोडिकल बेसिस पे पोस्टिंग करना है, बैलेंसिंग करना है, ट्रायल बैलेंसेस बनाने हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना है, ये रेगुलर एक्टिविटी है। बट जो कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं ये कभी कभार होते हैं या कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही ये ट्रांजैक्शन पाए जाते हैं। तो जो आपका चैप्टर 6 है जिसका नाम ही है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, इसमें जितने भी आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, दीज चैप्टर डील्स विथ अ सिचुएशन जो शायद ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होगी। जैसे हर कोई ऑर्गेनाइजेशन शायद बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन नहीं करता रहेगा, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स नहीं देता रहेगा, उस तरीके से आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये शायद सिचुएशन नहीं मिलेगी। आपको कुछ ही सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। तो इन चैप्टर्स की खास बात है कि ये चैप्टर आपको सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में दिखेंगे या फिर आपको सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं तो सभी में दिखेंगे, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही दिखेंगे। ये रिकरिंग या रेगुलर ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो हम जो डील करते हैं यहाँ पे स्पेशल ट्रांजैक्शंस की बारे में डील करते हैं और उसी से मिलता जुलता एक स्पेशल ट्रांजैक्शन आता है आपका कंसाइनमेंट। ये चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा लोग, होता ये है कि अगर मैं मेरा बिजनेस कंडक्ट कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, say for example I'm conducting my business in Nasik and my business is well established. So for example I'm a dealer in grains, भाई फूड ग्रेन का मैं डीलर हूँ। तो भाई मैं फार्मर लोगों से फूड ग्रेन्स लेता हूँ। नासिक के यहाँ के जो फार्मर्स लोग रहेंगे उनके साथ मेरा बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है, टाइप है, रेगुलर मैं उनका कस्टमर हूँ, वो मेरे कॉन्स्टेंट सप्लायर है। मैं उनसे गुड्स लेता हूँ, दैट इज़ फूड ग्रेन्स लेता हूँ, गेहूँ चावल जो भी रहेंगे, और उसको रेगुलर बेसिस पे मैं बेचता हूँ। माई बिजनेस इज रनिंग वेरी गुड एंड मेरा बिजनेस अच्छा खासा सेट हो चुका है। मतलब मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं, मेरा अभी रेगुलर बैठ चुका है, सब लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स टाइप्स हो चुके हैं। तो मेरा डे टू डे बिजनेस बहुत ही
एफिशिएंटली और बहुत ही स्मूथली रन हो रहा है, जिसके लिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जब कोई बिजनेस इस पोजीशन पे आता है तो बिजनेसमैन सोचता है क्यों ना पैर पसारे जाए, क्यों ना हम हमारा एक्सपांशन की तरफ सोचें, और ऐसे उम्मीदों में, एक्सपांशन वाली उम्मीदों में वो कुछ और एरियाज, जोग्राफिकल लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचता है। वो सोचता है क्यों नहीं मैं दूसरे सिटीज़ में जाऊं, क्यों नहीं मैं दूसरे एरियाज़ में जाऊं और वहाँ पर जाके मैं मेरे बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोचूं। तो जब होता ही है कि अगर मैं मेरा बिजनेस एक्सपांड करने के बारे में सोचता हूँ अलग अलग एरियाज़ में जाके, अलग अलग लोकेशंस में जाके, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है, मैं कैसे दूसरे एरियाज़ में जाके मेरा बिजनेस बढ़ाऊँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम थिंकिंग कि अभी नासिक अपना फुल सेट हो चुका है, लेट्स नाउ गो टू नागपुर एंड लेट्स एक्सपांड आवर बिजनेस। अब नागपुर में जब मैं बिजनेस करने जाता हूँ तो मेरे पास, अगर मैं मेरा जो एक होम लोकेशन था जहाँ पे मेरा बिजनेस चल रहा था, उस लोकेशन को छोड़कर मैं किसी दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन पे अगर अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए सोच रहा हूँ, न्यू लोकेशन पे अगर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर ऑनलाइन बिजनेस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप बोलोगे सर आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारे चलते हैं। यस, अगर ऑनलाइन है तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, बट अगर मेरे को वो जगह पे जाके फिजिकली अगर बिजनेस सेटअप करना है न्यू लोकेशन पे जाके, तो मेरे पास क्या चॉइसेस हैं। एक सबसे कॉमन और आपके मन में जो पहला चॉइस आएगा वो आएगा कि सर आप वहाँ पे जाके ब्रांच खोल लो अपनी, आप दूसरे लोकेशन पे जाएं और वहाँ पे ब्रांच डाल दें अपनी। सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मैं नागपुर जाऊँ, नागपुर में मेरा एक दूसरा ब्रांच डाल दूँ, बट ब्रांच खोलने के अपने अपने बहुत सारे डीमेरिट्स और बहुत सारे हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। क्या डीमेरिट्स, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर मैं किसी और सिटी में जाके अपनी ब्रांच खोलने के बारे में सोचता हूँ? पहला प्रॉब्लम आएगा, मुझे वहाँ पे जाके जगह ढूंढनी पड़ेगी। पहली बात तो इट्स अ न्यू सिटी, मे बी उधर के लोग मुझे जानते नहीं हैं, मे बी मेरे होम लोकेशन में मेरा अच्छा गुडविल रहेगा, अच्छा नाम रहेगा, बट नए लोकेशन में मुझे थोड़ी कोई जानता होगा। तो न्यू लोकेशन में जाके पहले तो लोग मुझे जानते नहीं हैं, लोगों के साथ मेरी जान पहचान नहीं है, आई एम नॉट नोइंग मच ऑफ द पीपल देयर। मैं कैसे सेटअप करूँ, मुझे पता नहीं कि अच्छा मार्केट क्या रहेगी, मतलब मैंने नए लोकेशन में जाके कौन सी जगह पर मेरी शॉप डालनी, ऑफिस डालनी, कहाँ पर मैंने किस तरीके से गोडाउन अगर चाहिए तो हायर करना, क्या अच्छे रेट होंगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ों का मुझे नॉलेज नहीं, और वहाँ पे ज़ीरो से कस्टमर्स बनाना काफ़ी डिफिकल्ट जाता है। प्लस ऐसा हो सकता है कि उस ब्रांच पे अगर मैं ध्यान देने के लिए जाऊँ तो मे बी मेरी होम लोकेशन जहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग नासिक में मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो इम्पैक्ट कर जाए, वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, क्योंकि मेरा ध्यान, मेरा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन दो जगहों पे डाइवर्ट हो गया। सो ब्रांच डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी सारे लोग अपनी ब्रांचेस डालते हैं, दे रन देयर बिजनेस सक्सेसफुली डेफिनेटली। बट हम यहाँ पर बात डीमेरिट्स की कर रहे हैं कि डेफिनेटली ब्रांच सिस्टम में अगर आप जाते हो तो आपको कुछ सर्टन डीमेरिट्स भी फेस करने पड़ते हैं, सर्टन प्रॉब्लम्स भी आपके सामने राइज होते हैं। अगर मैं जो कॉन्सेप्ट अभी समझाने जा रहा हूँ ये स्पेशली ट्रेडर लोगों के लिए एप्लीकेबल है, या मैन्युफैक्चरर्स और मेनली ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल है। मैं अगर ऐसा ट्रेडर हूँ जो मैं गुड्स बेच रहा हूँ, जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ट्रेडर, आपको पता है ट्रेडर इज नॉट इन सर्विसेज, इट्स ऑलवेज इन गुड्स। तो स्पेसिफिकली गुड्स वालों की बात चल रही है और स्पेशली ट्रेडर की बात चल रही है। अगर मैं दूसरे लोकेशन पे जाऊँ और वहाँ पे मे बी अगर मैं ब्रांच डालने के लिए डर रहा हूँ, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता है, आई कैन डू द बिजनेस ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस। I can conduct my business there on consignment basis. मतलब इंस्टेड ऑफ ब्रांच ओपन करने के बजाय I can think of doing business on consignment basis. बेसिकली कंसाइन वर्ड का मतलब होता है, अगर आप कंसाइन वर्ड का मतलब बोलोगे, कंसाइन वर्ड का मतलब होता है टू सेंड। किसी को कोई चीज़ भेजने को बोला जाता है कंसाइन किया मैंने उसको वो चीज़। तो अगर मैं कंसाइनमेंट बेसिस बोलूँ तो इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इज आवर चैप्टर इज ऑल अबाउट। हम चैप्टर यही पढ़ने वाले हैं कि अब जब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं दूसरा थॉट देता हूँ। क्या थॉट देता हूँ? मैं बोलता हूँ अरे वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके सब कुछ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर दैट इज़ न्यू लोकेशन पे मैं एक आदमी को अपॉइंट कर लेता हूँ, वो मेरा एजेंट के जैसे काम करता है। मैं वहाँ पे एक आदमी को अपॉइंट कर लेता हूँ जो मे बी वहाँ का लोकल रहेगा, जिसको वहाँ की सब चीज़ें पता रहेगी, ही माइट बी गुड एट ऑल बेसिक नॉलेज अबाउट इट। उसको मैं मेरा एजेंट बना लेता हूँ। अब वो पहली बात मेरा एजेंट बनेगा ही क्यों? क्योंकि अगर उसको उधर का सब नॉलेज है बट मे बी उसके पास उतना पैसा नहीं कि वो बिजनेस कर सके। आपको पता है बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल भी तो लगता है। तो मेरे पास अच्छा कैपिटल है, तो मैं वहाँ पे जाके बोलता हूँ, आदमी बोलता है यार एक काम कर, अपन दोनों मिलके बिजनेस करते हैं।
ऑब्वियसली अगर मुझे न्यू लोकेशन पे एक्सपांड करना है तो एक और एक ऑप्शन भी जो है वो है तो पार्टनरशिप हो सकता है। ऐसा इंसान जिसको सब नॉलेज है उसके साथ में भी मैं पार्टनरशिप कर लूँ, उसको लोग बन जा तू मेरा पार्टनर अपन, राइट। तो वो भी एक ऑप्शन है, बट मैं फिलहाल ये ऑप्शन में नहीं जा रहा हूँ। मतलब ऑब्वियसली कोई ऑप्शन अच्छा और खराब नहीं होता, तुझे तेरी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस को देखकर डिसाइड करना है विच वन इज बेस्ट फॉर यू। सो मे बी आप चाहो तो दूसरे नए लोकेशन में एक्सपांड करने के लिए आप वहाँ के किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर लो या वहाँ पे ब्रांच खोल लो, बट मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि मैं जहाँ पर मेरा एक एजेंट अपॉइंट कर लूँगा, वहाँ पर जो मेरा एजेंट अपॉइंटेड होगा वहाँ पर वो मेरे नीचे काम करेगा। ऑब्वियसली वो मेरे नीचे काम करने के लिए रेडी ही क्यों होगा, क्योंकि मे बी उसको उधर का सब नॉलेज होगा, बट उसका कैपिटल नहीं होगा, पैसा मेरे पास है, बिजनेस मैं चलाऊंगा, गुड्स मैं खरीदूंगा। अभी वर्किंग कैसी होगी, मैं उस एजेंट को अपॉइंट करूंगा, उस एजेंट को यहाँ पर टेक्निकली नाम दिया जाता है कंसाइनी, उसको नाम दिया जाएगा कंसाइनी। और मैं जो उसको कंसाइनमेंट बेसिस पे गुड्स बेच रहा हूँ, मैं बन जाऊंगा, मेरा नाम हो जाता है, मैं उसका हूँ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम यहाँ पे टेक्निकल नाम देंगे कंसाइनर। तो मैं बन गया प्रिंसिपल, वो बन गया मेरा एजेंट, और उसको मैंने एज एन एजेंट मेरा वहाँ पे एज एन मैंने कंसाइनी वहाँ पे अपॉइंट कर लिया। अब समझे एक्चुअल फंक्शनिंग कैसी होगी, एक्चुअल वर्किंग क्या होगी। उस एजेंट का काम है वहाँ जाके जगह ढूंढे, उस एजेंट का काम है वहाँ पे जाके रेंट पे जो भी जगह लेनी है ले, राइट। जो शायद ब्रांच सिस्टम में मैं करने वाला था वो एजेंट करेगा, पर एजेंट को अपने पॉकेट से एक भी खर्चा नहीं करना, काम वो करेगा, पे मैं करूँगा। तो दुकान लेगा, गोडाउन लेगा, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करेगा, मार्केटिंग करेगा, सब सेटअप करेगा वहाँ पे, शायद मे भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी हायर करेगा, जो ब्रांच में भी होने वाला था, बट ब्रांच में वो सब काम मैं करता। मेरा नासिक का बिजनेस छोड़ के मुझे नागपुर जाके सब चीज़ें करनी पड़ती, अब मैंने एजेंट अपॉइंट किया है, वो करेगा, वो पे नहीं करेगा, खर्चा मेरा रहेगा, अल्टीमेट पेमेंट वो बट मेरे बिहाफ पे काम करेगा। एजेंट हमारे बिहाफ पे काम करता है, मैं उसे टाइम टू टाइम मेरे यहाँ से, मेरे होम लोकेशन से उसकी लोकेशन पे गुड्स भेजूंगा, गुड्स सेंड करूंगा, इसलिए उसका नाम है कंसाइनमेंट बेसिस। गुड्स सेल नहीं करूंगा, बेचूंगा नहीं, मैं उसको गुड्स दूंगा मेरे एजेंट को, और वहाँ पे एजेंट मेरे बिहाफ पे गुड्स वहाँ पे सेल करेगा। तो मैं बीइंग अ प्रिंसिपल, मैं बीइंग अ कंसाइनर क्या करने वाला हूँ, सिस्टम कैसे वर्कआउट करेगा, मैं बीइंग अ कंसाइनर टाइम टू टाइम गुड्स क्या करूँगा, गुड्स को सेंड करूँगा, गुड्स भेजूंगा, किसको भेजूंगा गुड्स, कंसाइनी को। कंसाइनी का काम क्या रहेगा, कंसाइनी ये गुड्स सामने कस्टमर को उस नए लोकेशन पे बेचेगा, कंसाइनी उसको आगे सेल करेगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग दिखने को लोगों के नज़रों में बेच कौन रहा है, कंसाइनी, बट एक्चुअली वो बेच सेल हमारा ट्रीट होगा। क्यों, क्योंकि कंसाइनी हमारा एजेंट है। एजेंट वो होता है जो हमारे बिहाफ पे काम करता है, मतलब बोल वो रहा है बट शब्द हमारे हैं। दिखने के लिए लोगों के सामने ऑन फेस कौन दिखेगा, कंसाइनी दिखेगा, बट एक्चुअल में वो सेल किसका हो रहा है, कंसाइनर को हो रहा है। लीगली सेलर कौन है, लीगली सेलर कंसाइनर है। तो कंसाइनर गुड्स देगा कंसाइनी को, कंसाइनी आगे बेचेगा, कंसाइनी आगे बेचेगा। कंसाइनी बेचने के बाद कस्टमर को जब बेचेगा, कस्टमर से पैसे किसके पास जमा होंगे, पहले कंसाइनी के पास, नॉर्मल कोर्स में, फिजिकल कोर्स में कंसाइनी के पास पैसे आएंगे। अब कंसाइनी इतनी सारी मेहनत कर रहा है, तो कंसाइनी के पास ये जो पैसे आए, ये जो पैसे उसके पास रिसीव हुए, इसमें से सबसे पहले वो माइनस करेगा जो एक्सपेंसेस उसने स्पेंड किए हुए हैं, या इन शॉर्ट में बोलूँ उसने जो एक्सपेंसेस पे किए हुए हैं। तो अगर कंसाइनी ने जो भी वहाँ पे खर्चा किया रहेगा, मैंने आपको कहा वो हमारे बिहाफ पे करेगा ना, हम उसको बोलेंगे खर्चा तू कर, वहाँ का रेंट तू दे, वहाँ के तेरे नीचे एम्प्लॉयज़ को सैलरी तू दे, वेजेस तू दे, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, सब खर्चा तू कर, बट वो वसूल हमसे करेगा, वो अपने पॉकेट से नहीं करेगा। तो नॉर्मली उसके पास मौका कैसे आएगा वसूल करने का, जब वो हमारे भेजे हुए गुड्स आगे बेचेगा, और बेच के जो पैसे आएंगे उसमें से वो हमारे खर्चे माइनस करेगा। पर अगला सवाल आता है कंसाइनी ये सब काम कर ही क्यों रहा है, क्योंकि वो एजेंट है, और एजेंट को ये सब काम करने का क्या मिलता है, कमीशन। तो हम लोग उसको कुछ एक सर्टेन कमीशन देंगे, वो काम करने के लिए, मे बी 10%, 15%, 20% एक डिसाइडेड कमीशन रहेगा, उसको लेंगे तो गुड्स बेच और सारा कमीशन तुझे मिलेगा। और ये सब माइनस काट छाट करके जो पैसा आएगा, वो पैसा कंसाइनी रेमिट कर देगा। रेमिट वर्ड याद रखिएगा, रेमिट कर देगा। रेमिट वर्ड का मतलब होता है किसी को उसका पैसा लौटा देना, वापस दे देना। तो आप उसको रेमिट कर देगा, कंसाइनी उसका पैसा उसको दे देगा। तो अब हर एक इंसान को देखो, हर एक इंसान की अपनी अपनी पोजीशन क्या है। कंसाइनर को
मेहनत नहीं करना, बट कंसाइनर को खर्चे तो बेयर करने हैं। ब्रांच में भी कंसाइनर को वही खर्चे लगते हैं, कंसाइनमेंट बेसिस में भी हमको वही खर्चे लगने वाले अल्टीमेटली। बट कंसाइनमेंट बेसिस में हमें एक बेनिफिट, एक एडवांटेज है क्या, कि हम वहाँ पर मेहनत नहीं करेंगे, हमको वहाँ पर बैठना नहीं, वो खुद ही कंसाइनी अपने अपने लेवल पे करेगा। इसीलिए ब्रांच सिस्टम में एक खर्चा हमको नहीं लगेगा जो कंसाइनमेंट बेसिस में लगेगा, दैट इज द कमीशन। सिंपल सी बात है, जो मेहनत करेगा उसको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर मैं ब्रांच डालता तो ऐसा कमीशन वमीशन का गफला ही नहीं होता, मैं जाके वहाँ पे गुड्स मैं ही खुद जाके बेचता, सब सेटअप मैं ही करता, मैं ही ऑब्जर्व करता हर एक चीज़ के ऊपर। बट जब मैं कंसाइनमेंट बेसिस में गया तो मेरे को एक बेनिफिट मिल गया, वहाँ का मैनेजमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं रह गया, उसके ऊपर मैं दिमाग भी नहीं लगाता हूँ, वो सब उसका काम हो गया। तो ऑब्वियसली वो अगर सब मेहनत कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, वो रिवॉर्ड उसको मिलेगा बाय वे ऑफ कमीशन। हमारा ये एक एक्स्ट्रा खर्चा बच गया। तो एज ए सेड, कोई ऑप्शन सही और गलत नहीं होता, आपको आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको आपका नेचर, आपको आपके सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करना है वेदर यू विल गो फॉर ओपनिंग अ ब्रांच और यू विल प्रेफर एंटरिंग इनटू द बिजनेस बाय वे ऑफ कंसाइनमेंट बेसिस। सो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा कंसाइनी है, जो हमारा एजेंट है, जिसके साथ हम इस तरीके की डीलिंग कर रहे हैं, ही इज़ नॉट आवर एम्प्लॉय। कंसाइनी एजेंट हमारा एम्प्लॉय नहीं होता, उसे सैलरी नहीं मिलती, उसे उसका कमीशन मिलता है। उसको बोला जाएगा भाई तू काम कर, आगे तू गुड्स बेच, और बेच के जो भी पैसे आएंगे उसमें से तू ये सारा काट छाट ले और हमको हमारा पैसा लौटा दे। तो कंसाइनर के एंगल से देखें तो उसने गुड्स भेजे और अल्टीमेटली सब काट छाट करके उसको नेट अमाउंट हाथ में पैसे आ गए। कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंसाइनी ने मेहनत किया, उसको गुड्स मिले, उसने आगे बेचे, बेच के पैसे रिकवर किए, उसमें से उसके खर्चे माइनस किए, उसने उसका कमीशन माइनस किया, बचा हुआ पैसा दे दिया। इस तरीके से दोनों विन विन सिचुएशन में है। एजेंट भी कुछ ना कुछ कमा रहा है, हम हमारा बैठे बैठे बिजनेस कहीं ना कहीं एक्सपांड कर रहे हैं, किसी नए जोग्राफिकल लोकेशन पे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली आप समझ पाए, आपका बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक्सपांड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये चक्कर के बेसिस पे कोई भी इंसान कंसाइनमेंट बिजनेस में एंटर करना प्रेफर करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कंसाइनी हमारा एजेंट है, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, उसको सैलरी नहीं मिलती इस चीज़ों के लिए। बढ़ूँ आगे? श्योर, डन, चले। सो क्विकली आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जो थियोरी में दिया हुआ है, मैं सजेस्ट करूँगा ये पहले पैरा पॉइंट छोड़ दें। पहले पॉइंट में बहुत सारी ऐसी बातें की हुई हैं जो अभी तक कभी समझी नहीं है, आगे धीरे धीरे सीखेंगे। आई होप सबको ये पहला बेसिस समझ में आ गया। आई एम अगेन आस्किंग, आई एम मेकिंग माई सेल्फ डबल श्योर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, समझे अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट जो होता है, इसके ऊपर का जो बेसिस है, इसके लॉ या लीगल रूल्स में हमें नहीं पढ़ना। हमारा सब्जेक्ट अकाउंट्स है, हम इसका अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं कि ऐसे सिनेरियो में जो कंसाइनर होगा उसके बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग होगी और जो कंसाइनी होगा उसके बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। यही इस पूरे चैप्टर में हमें स्टडी करना है। तो आई एम रिपीटिंग, हम अकाउंटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जो पहले आप लोगों को मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह दिया, इसको पेंडिंग रखेंगे, एंड में पढ़िएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आगे कवर होने वाली है। दूसरा हेडिंग आप देख सकते हो, आपको जो दिया गया था दैट इज़ आपको डिस्टिंक्शंस दिए गए थे, दैट इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। एक ब्रॉडली फटाफट रीड करते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क है अगर मैंने किसी को कंसाइनमेंट बेसिस पे गुड्स दिया या अगर मैंने किसी को सेल किया। कंसाइनमेंट में ओनरशिप ऑफ द गुड्स रेस्ट विद द कंसाइनर। जब गुड्स मेरे पास से कंसाइनी के पास चले गए तो उसको कंसाइनी को उसका ओनरशिप नहीं मिला, उसका सिर्फ पोजीशन बोला, ओनर तो बेटा आखिर हम ही हैं। टिल द टाइम दे आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, जब तक वो सेल नहीं होता तब तक मैं मालिक हूँ। नो मैटर द गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी, भले गुड्स आपने फिजिकली किसको ट्रांसफर कर दिया, कंसाइनी को, देन टू हम ही मालिक है, हमारी ही ओनरशिप है, उसे फिजिकली कंसाइनी के पास। पर जब आप सेल करते हो, सेल शब्द का ही मतलब होता है ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अगर हम किसी इंसान को नॉर्मल कोर्स में बेचते हैं, हम देखो ये कंसाइनी बेचने वाली बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बेचना बोल रहे हैं कि अगर समझो मैंने नागपुर में मेरा एजेंट ही नहीं अपॉइंट किया रहता, नागपुर में मैंने कोई होलसेलर अगर रखा रहता और यहाँ से नासिक से मैं उसको गुड्स बेच रहा हूँ, तो उस केस में वो मेरा बायर बन जाता, मैं सेलर बन जाता। हम दोनों में ऐसा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं होता, हम दोनों में बायर सेलर डेटर क्रेडिटर का रिश्ता कहलाता वो। उस केस में वो आगे कितने में भी गुड्स बेचे, वो आगे क्या कर रहा है नागपुर वाला मेरा बायर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरा जो प्राइस वो प्राइस पे उसको दे देता। ये भी एक तरीका है बिजनेस बढ़ाने का कहीं ना कहीं। कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर। ऑब्वियसली जो गुड्स आपने कंसाइनी को भेजे, जरूरी नहीं है कि कंसाइनी के सारे गुड्स वहीं के वहीं बिक जाएंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुड्स उसके पास रह जाए, अनसोल्ड रह जाए। अब जो अनसोल्ड गुड्स हैं वो चुपचाप क्या करेगा, उसको रिटर्न दे देगा। ऑब्वियसली एजेंट बोलेगा मैं थोड़ी रखने वाला भाई, एजेंट बोलेगा प्रिंसिपल कंसाइनर तेरे ही तो बिहाफ पे, तेरे ही तो इशारों पे मैं सारे काम कर रहा था, अब जो बच गया वो तेरा, मैं थोड़ी रखूंगा। तो डेफिनेटली एजेंट कंसाइनी गुड्स रिटर्न कर देता है जो अनसोल्ड बचे हैं। गुड्स आर सोल्ड, गुड सोल्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर, उसकी प्रॉपर्टी जायदाद हो गई, एंड कैन बी रिटर्न ओनली इफ द सेलर अग्रीज। अगर सेलर मान जाता है कि कुछ डिफेक्टिव गुड्स आए वगैरह तो उस केस में रिटर्न कह सकता है, तो वो रिटर्न फिर ऑब्वियसली क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों का, सेल्स रिटर्न बन जाएगा अगर वो एग्री हुआ तो। यहाँ पे सेल्स रिटर्न का सवाल ही नहीं आता क्योंकि पहली बार जो गुड्स भेजे थे कंसाइनी को वो सेल ही नहीं थे। कंसाइनर बियर्स द लॉस ऑफ गुड्स हेल्ड विद कंसाइनी। देखो एक थंब रूल हमेशा याद रखियो, ओनर बियर द लॉसेस। जो मालिक है वो हमेशा नुकसान बियर करता है, तो जो अल्टीमेटली ओनर रहेगा उसको अपना नुकसान उठाना पड़ेगा, उसको अपने सिर पे लॉस लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो ओनर की जिम्मेदारी है, ओनर क्या बियर करता है, अल्टीमेटली लॉसेस। ये दिमाग में लेके चले। तो जो ओनर होता है, ओनर वो अगर लॉस बियर करता है, समझे 2 मिनट के लिए, अगर ओनर होता है ओनर जो क्या बियर करता है, लॉस बियर करता है, अगर तो लॉजिकली आपको भी पता होगा अगर ओनर लॉस बियर करता है, इसका सिंपल मतलब है ओनर कौन है पहले ये समझे। ओनर वो है जिसके पास गुड्स की ओनरशिप है, ना कि जिसके पास गुड्स फिजिकली है। अगर आज मेरा नागपुर वाला एजेंट भले गुड्स को होल्ड करके रख रहा है फिजिकली उसके पास है, बट उसके पास हाथ में गुड्स होना मतलब उसके हाथ में ओनरशिप भी, ऐसा नहीं ओनर मैं हूँ, नासिक में मैं बिजनेसमैन बैठा हुआ हूँ, तो उसके पास जो गुड्स पड़े हुए हैं उसका मालिक मैं हूँ। तो अगर उसके पास पड़े हुए गुड्स जल जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, और अगर उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, आई रिपीट अगर उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, हाँ उसके गलती से जल गए तो फिर उसका नुकसान है, उसकी जिम्मेदारी, हम उससे गला पकड़ के नुकसान लेंगे, बट उसकी भी कोई गलती नहीं थी और उसके पास अगर गुड्स को कुछ डैमेज हो जाता है तो मैं मालिक हूँ, ओनर बियर्स द लॉस, ओनर बियर्स द रिस्क, मुझे रिस्क उठाना पड़ेगा, मेरा नुकसान है। इट इज़ द बायर हु बियर्स द रिस्क इफ लॉस इफ एनी आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। नॉर्मल सेल में तो भाई आपने पढ़ा भी रहेगा, देखा भी रहेगा, दुकान में क्लियर कट रहता है भाई, एक बार तुम सामान लेके चले गए, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं, दुकान के काउंटर तक तुम एक बार देख लो, एक बार काउंटर के बाहर लेकर निकल गए, वी आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो मैं कह चुका हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड बायर इज ऑफ अ क्रेडिटर एंड अ डेटर, ये भी डिस्कस हो चुका है। एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनी जिसके जो खर्चे रिसीव टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप इट सेफली आर बॉर्न बाय द कंसाइनर। बॉर्न बाय मतलब सफर बाय, अल्टीमेटली वो खर्चा कौन बेयर करेगा, कंसाइनर, अनलेस देयर इज एनी अदर एग्रीमेंट। अगर दोनों ने म्यूचुअली कुछ और एग्री किया रहेगा तो ठीक है, नॉर्मली मैंने कहा है खर्चे सारे कौन बेयर करता है, कंसाइनर। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बायर आर टू बी बॉर्न बाय बायर इटसेल्फ आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सिंपल सी बात है, सामान हमने तुमको बेच दिया, फिर उसके बाद तुम घर पे कैसे लेके जाते हो नॉर्मल सेल में, वो तुम्हारी जिम्मेदारी रहती है, हमारी नहीं रहती। अब आपको पता है कंसाइनी को जो मिलता है वो क्या मिलता है, कमीशन। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड डिस्काउंट। ये एक और एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश यहाँ पे कवर किया गया है। आपको कहा गया है कमीशन मे बी डिफाइंड एज ए रेम्यूनरेशन। कमीशन एक तरीके का रेम्यूनरेशन है, रिटर्न है ऑफ एन एम्प्लॉय और एन एजेंट। कमीशन दोनों को मिलता है, आपने सुना भी होगा, एम्प्लॉय को भी मिलता है और एजेंट को भी मिलता है, रिलेटिंग टू द सर्विसेज परफॉर्म्ड इन कनेक्शन विद सेल्स। कमीशन का हम टेक्निकल डेफिनेशन ले रहे हैं। कमीशन एक तरीके का रेम्यूनरेशन है जो एम्प्लॉय को भी मिलता है और एजेंट को भी मिलता है। देख समझ 2 मिनट में, अगर मैं किसी को कमीशन दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरा एजेंट ही है, मेरा एम्प्लॉय भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है। बट अगर मेरा कोई एजेंट है तो उसको मैं डेफिनेटली कमीशन दूंगा। समझ में क्या लाइन बोल रहा हूँ? इफ आई एम पेइंग समवन अ कमीशन, इट डजंट मीन्स दैट ही इज एन एजेंट, ही मे बी एन एजेंट, मे बी एन एम्प्लॉय, कोई भी हो सकता है। बट अगर वो मेरा एजेंट है तो उसे डेफिनेटली क्या मिलेगा, कमीशन ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो एक ब्रॉडर डिफिनेशन दिया, कमीशन एम्प्लॉय और एजेंट दोनों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो हमें कुछ सर्विस देते हैं, हमें बेनिफिट देते हैं। किस कनेक्शन में काम करते हैं? या तो हम सेल करने में काम करते हैं, काफ़ी बार परचेजेस में भी कमीशन होता है, स्पेशली जब आप इंपोर्ट करते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी बाहर के कंट्री से कोई गुड्स इंपोर्ट करना है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, इंडिया में आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे, जिन एजेंट को आप बोलोगे मेरे को ये कंट्री से ये रॉ मटेरियल चाहिए, वो आपको वहाँ से अरेंज करवा के दे देंगे। एंड दे चार्ज कमीशन फॉर मेकिंग दैट रॉ मटेरियल अवेलेबल टू यू। इन शॉर्ट आपको परचेज पे कमीशन देना पड़ेगा। फिर आपको कलेक्शन, पैसा मिलने पे काफ़ी बार कलेक्टिंग एजेंट्स भी होता है, रिकवरी एजेंट, भाई तो इतना रिकवरी करके दिखा, इसके ऊपर तेरे को इतना कमीशन देंगे। और अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इज यूजुअली बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। नॉर्मली कमीशन किस तौर में दिया जाता है, परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है।
बराबर क्या? कमीशन अर्नड इज अकाउंटेड फॉर एज एन इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कमीशन अलाउड और पेड इज अकाउंटेड फॉर एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ द पार्टी अवेलिंग सच फैसिलिटी और सर्विस। ऑब्वियसली जिसको कमीशन रिसीव हो उसके लिए इनकम है, और जिसने पे किया है, पे वो करेगा जो सर्विस अवेल कर रहा है, वो पार्टी जो अवेल कर रहा है फैसिलिटी या सर्विस। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं मेरी एजेंट की सर्विस अवेल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं कमीशन पे करूँगा जो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। बट डिस्काउंट का मतलब अलग हो जाता है। डिस्काउंट मतलब क्या? रिफर्स टू द रिडक्शन और रीबेट, एक ही मतलब है, रिडक्शन और रीबेट अलाउड एंड इज यूज टू एक्सप्रेस वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब मैं तेरे प्राइस को कम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस को कम नहीं कर दे रहा हूँ, प्राइस पे तेरे को कमीशन दे रहा हूँ। फर्क समझ में आ रहा है? मैं समझाऊंगा इसको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ, पहले थियरी देख लेते हैं। अब वो बोल रहे प्राइस को कम करना इज अ डिस्काउंट, और कौन से केसेस में हो सकता है? एन अलाउंस, अलाउंस वर्ड मतलब भी डिस्काउंट होता है, एंड अ डिस्काउंट गिवन फॉर द सेटलमेंट ऑफ बिफोर इट्स ड्यू। बराबर क्या? सेटलमेंट पहले ही कर देना ड्यू होने से पहले, दैट इज आपने पढ़ा रहेगा कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे कैसे तरीकों से हो सकता है? एक, आप टाइम से पहले पे कर दे रहे हो इसलिए हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट। एंड अलाउंस गिवन टू द होलसेलर्स और बल्क बायर्स ऑन अ लिस्ट प्राइस और अ रिटेल प्राइस नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप बल्क क्वांटिटी बाय करते हो तो हम आपको जो देते हो ट्रेड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली, ये बचपन की बातें हैं, एंड इज शोन बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज। इसको सीधा परचेज प्राइस में से पहले ही लेस कर दिया जाता है। इसको एक तरीके से हम पहले ही डिडक्शन दिखा के रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको कहीं से भी आप लोग कम, मतलब आप उसे एक्सपेंस बोल के अलग से बुक्स में दिखाते नहीं हैं। आपका क्या? ट्रेड डिस्काउंट। एक्सपेंस इनकम जो भी रहेगा आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एट ऑल रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड कमीशन। देखो इसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बार ऐसे होता है आपको रियल लाइफ में सेग्रीगेट करने में मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला हमारा एजेंट है कि बायर सेलर है। मैं ऊपर वाला पॉइंट डिस्कस करता हूँ, उसके रिलेशन में करूँगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल नागपुर में मैंने एक आदमी ढूंढा, वो होलसेलर था, वो मेरे से गुड्स लेता है और आगे बेचता है। शायद मुझे नॉलेज भी होगा वो किसको बेचता है, मुझे ये भी पता होगा कि वो किसको बेचता है, पर मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। मैं उसको सीधा फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं 40 रुपीज़ केजी पे उसको दे देता हूँ, फिर वो आगे 45 में बेचे, 50 में बेचे, वो उसका प्रॉब्लम है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 40 केजी में उसको बेच देता हूँ। इट इज़ अ सेल। नॉर्मली जब आप सेल करते हो तो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का सवाल आता है। तो जब मैं उसको बेचूंगा तो अगर वो मेरे से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है तो मैं भी 40 का रेट में 35 रुपीज़ कर दूंगा, या फिर अगर वो टाइम से पहले मुझे पैसा दे देगा तो मैं उसे अच्छा खासा हैंडसम कैश डिस्काउंट दे दूंगा उस चीज़ पे। बट जब एजेंट होता है, एजेंट, तो एजेंट को मैं गुड्स बेचता नहीं, देता हूँ, बेचता हूँ। वो आगे जब बेचेगा तो जो भी प्राइस पे बेचेगा, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज़ प्राइस पे अगर वो आगे बेच रहा है तो उसके ऊपर में भी 10% 4 रुपीज़ पर केजी में उसे कमीशन दूंगा। तो कमीशन उस सेलिंग प्राइस के ऊपर अलग से कैलकुलेट होकर डिफरेंटली पे किया जाता है, डिस्काउंट लमसम तोड़ के दे दिया जाता है, फिर आगे तुम्हारा देख लो क्या बेचा जाए। ठीक है, जस्ट एक बेसिक पॉइंट है, आपको समझाने के लिए कहा गया है। चलो इस चैप्टर का थॉट पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर का थॉट क्या है? योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। क्या बात है, क्या खूब कहा है। डन। चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को छोड़ दें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले आप यहाँ पे समझें क्या करना है। मैं पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगा, फिर धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आएंगे। पर एक काम करते हैं, चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बाद में आते हैं। पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ना है मैं आपको एक बेसिक लिस्ट बता देता हूँ। पहले पार्ट में इस चैप्टर में आपको इसकी कुछ थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी में आपने अभी जो थ्योरी पढ़ ली वो एक बेसिक थ्योरी पढ़ ली। डन। फिर आपको थ्योरी पढ़नी है टाइप्स ऑफ कमीशन की। ठीक है, फिर एक और एक थ्योरी पढ़नी है जो आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज एडवांस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। डिपॉजिट्स एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस एक छोटा सा थ्योरी पॉइंट है, आपको ये पहले थ्योरी पढ़ लेना है, ये हम पहले कवर कर लेंगे। फिर आप जब सम्स पे आओगे तो पहले सम्स को हम बात करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स जो आपको इस चैप्टर में देख रहे हैं। फिर आप देखोगे प्रॉब्लम्स विथ
इनवॉइस प्राइस, एक कॉन्सेप्ट आएगा आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, इनवॉइस प्राइस। आपको समझ लेना ये जो बेसिक प्रॉब्लम आप पढ़ोगे दोनों के बुक्स में पढ़ोगे, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, कंसाइनर के बुक्स में भी करना पड़ेगा कंसाइन, ये भी आपको कंसाइनर के बुक्स में भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा कंसाइन। जब मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ अभी ऑब्वियसली प्रॉब्लम किस चीज़ के, अकाउंटिंग के। जैसे आप अगर किसी का इन्वेंट्री चैप्टर हुआ रहेगा वहाँ पर वैल्यूएशन होता था, वहाँ पे अकाउंटिंग नहीं होता था, वहाँ पे अमाउंट ढूंढने के लिए कहा जाता था। यहाँ पे अमाउंट तो ढूंढना ही है, वैल्यूएशन भी है, और आप लोगों को साथों साथ क्या पढ़ना है, वैल्यूएशन तो करना ही है, वैल्यूएशंस तो है ही, उसके साथ साथ अकाउंटिंग भी देखना है। तो जब आप अकाउंटिंग देखोगे तो कंसाइन और कंसाइनी के बुक्स में दोनों देखोगे। फिर आपको प्रॉब्लम्स विद इनवॉइस प्राइस आएंगे। फिर आपको प्रॉब्लम्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जिनको अगर इन्वेंट्री चैप्टर हो चुका रहेगा वहां पर भी आपने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ा है, सेम लाइन पे लॉजिक पे यहां पर भी आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और लास्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉस। तो आपको बेसिकली ये कुछ चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें कवर करनी है। 2-3 पॉइंट अगर इस चैप्टर में आपको आ गए तो चैप्टर बहुत ही आसान सा हो जाता है, बहुत ही बेसिक सा हो जाता है। पहले आपको थोड़े बेसिक प्रॉब्लम्स, फ्रैंकली बोलो अगर मैं सीक्वेंशियली बात करूँ तो आपको एक्चुअली ये चीज़ें पहले ही सीखनी पड़ेंगी। ये अगर आप सीखोगे तो ये बाद में आप कर पाओगे। सॉरी, तो आपको पहले एक्चुअली जो देखना है वो 1 2 3 आप इधर बोल सकते हो, ठीक है, इसको 5 कर लें, ये बराबर आ गया, ये 1, ये 2 एंड ये 3। एक्चुअली आपको सबसे पहले ये वैल्यूएशन और वैल्यूएशन पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है। आपको पहले वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री सीखना है। वैल्यूएशन जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये सॉल्विंग का पार्ट है या अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशंस करके आपको वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज अगर किसी को नहीं पता तो बता दो, इन्वेंट्री मतलब आपका स्टॉक। तो वैल्यूएशन देखना है आप लोगों को, और वैल्यूएशन के बाद आपको आगे और भी क्या देखना है, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस और वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉसेस। ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं इस चैप्टर में पढ़नी है। डन? श्योर? पक्का? चलो, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बेसिक थियरी थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, ये इनफ हो चुका। अब हम पहले कमीशन के टाइप्स के ऊपर आएंगे और कमीशन के टाइप समझने की कोशिश करेंगे। अब जब आप कमीशन की बात कर रहे हो तो आपको एक चीज़ अंदर से महसूस होनी चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ कमीशन की, मतलब मैं बात कर रहा हूँ हमारे एजेंट के कमाई की, एजेंट की रोजी रोटी की। हमारा अगर कोई एजेंट बन रहा है तो आखिर बन ही क्यों रहा है हमारा एजेंट, क्योंकि उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इसीलिए तो वो हमारा एजेंट बनने के लिए तैयार है। नहीं तो क्यों वो हमारा एजेंट बनेगा, क्यों वो हमारे लिए काम करेगा। तो अगर वो हमारा एजेंट बन रहा है तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाना चाहिए कि वो एजेंट एक ही मोटिव के लिए बन रहा है कि उसको हमसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। उसके लिए वो इनकम रहेगा, हमारे लिए वो एक्सपेंस रहेगा। अभी कमीशन क्या टाइप के होते हैं, तो जो पहला टाइप का कमीशन है उसका नाम है ऑर्डिनरी कमीशन। जो पहले टाइप का कमीशन है उसका नाम है ऑर्डिनरी कमीशन। एग्जाम्पल, अभी टाइप्स ऑफ कमीशन बता रहा हूँ। एग्जाम्पल कि भाई हमने हमारे एजेंट को बोला कि यार तू जितना भी सेल करेगा हम तुझे कमीशन देंगे 10% ऑफ सेल्स। तो जितने पे भी बेचेगा, देख मैंने एक प्रोडक्ट 25 रुपीज़ पे खरीदा होगा, मैंने उसको बेच दिया, मैंने मेरे एजेंट को बेच दिया। एजेंट को मे भी पता है नहीं पता, मैंने 25 में खरीदा, जो भी मैंने एजेंट को बेच दिया, बोला बेच। एजेंट ने 50 रुपये में बेचा, 40 में बेचा, 60 में बेचा, वॉट एवर प्राइस पे उसने बेचा रहेगा, जो भी उसने टोटल सेल किया रहेगा उस सेल्स का मैं उसको सीधा 10% कमीशन दे दूँगा। सो फॉर एग्जाम्पल एजेंट ने हमने जो गुड्स भेजे थे, ऑब्वियसली इसका एक पीरियडिकल डिस्कशन होगा, 6 महीने, 1 साल, 2 महीने बाद शायद आप कैलकुलेशंस करते रहोगे कि चलो ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप मंथली कैलकुलेशन करते हो, भाई मार्च महीने में टोटल सेल्स कितना किया था, इतना, इसका 10% ले तेरा कमीशन, अप्रैल का इतना ले कमीशन। या फिर आप उसको बोलते रहोगे देख भाई हम तेरे को कमीशन 3 मंथ्स में एक साथ देंगे, तो मे भी हमने उसको बोला कि भाई अप्रैल मई जून के 3 महीने खत्म हुए, ये 3 महीने का टोटल सेल्स, ये ले इसका 10% तेरे को कमीशन। तो जितना जितना वो सेल करता जाएगा उसका 10% उसको कमीशन दूंगा। सो एग्जाम्पल पिछले साल पूरे साल भर में उसने 20 लाख रुपीज़ का सेल किया था, तो 10% ऑफ 20 lakhs I will pay my agent a commission of rupees 2 lakhs. That is ordinary commission, simple commission. जब मैं आपको कमीशन कह रहा हूँ तो आपको क्लियर है ये इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी कमीशन में मैंने एग्जांपल ले लिया, सिर्फ एग्जांपल में उसको 10% ऑर्डिनरी कमीशन दे रहा हूँ। एवरीवन विथ मी? दूसरा कमीशन जो होता है उसका नाम है ओवर
राइडिंग कमीशन, नाम ही बड़ा ब्यूटीफुल है, ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग मतलब ऑर्डिनरी से थोड़ा ऊपर, मतलब आप किसी इंसान को, अगर आपको लगता है कि आपका एजेंट जो है उसको आपने और थोड़ा ललचाना चाहिए, आपको लगता है नहीं एजेंट को हमने और धक्का मारना चाहिए ताकि वो हमारे लिए और सेल करे, तो हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं भाई हम देखो ऑर्डिनरी कमीशन तो देंगे ही, प्लस हम तेरे को ओवर राइडिंग कमीशन भी देंगे। तो ओवर राइडिंग कमीशन इज यूजुअली अलॉन्ग विथ ऑर्डिनरी कमीशन। तो हमने उसको ऑर्डिनरी तो दिया हुआ है बट एक ओवर राइडिंग दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल हमने उसको कहा कि सेल्स का हम देखो 10% तो देंगे ही, बट अगर एनीथिंग बट यू विल गेट 20% कमीशन फॉर सेल्स एक्सीडिंग ₹15 लाख। हमने उसको देखिए गुड्स हमने तेरे को दिए हैं, इसको तूने 15 लाख में बेचना है, तूने 15 लाख से ज़्यादा बेच पाया, अभी देखो मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट में बात करूँ, अगर 15 लाख से तू ज़्यादा में बेच पाया तो जितना भी एक्सेस बेचेगा उसका हम देखो 20% और एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। अभी ओवर राइडिंग कमीशन बहुत सारे वैराइटीज़ के हो सकते हैं, उस सम्स पे जब आप आओगे तो मैं उसकी और वैराइटीज़ पे डिस्कस करूंगा, बट मैं आपके साथ फिलहाल एक जनरल कमीशन जनरली डिस्कस करूँ कि ओवर राइडिंग कैसे होता है। तो हमने आपको कह दिया भाई 15 लाख। अभी ये चीज़ यूनिट वाइज भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई मैंने कोई प्रोडक्ट 25 पे खरीदा, मैंने उसको बोला बेटा तू 40 पे बेच पर यूनिट। यहाँ पे मैंने पहले एग्जांपल टोटल अमाउंट का लिया, बट मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, पर यूनिट भी आ सकता है। तो हमने उसको कहा कि पर यूनिट तू 40 रुपीज़ पे बेच, पर 40 रुपीज़ से एक्सेस जितने पे भी तू बेचेगा उसके ऊपर का हम देखो 20% कमीशन दे दें। तो मैं टारगेट उसको पर यूनिट भी दे सकता हूँ या फिर टोटल का भी दे सकता हूँ। मतलब मैं उसको कह रहा हूँ कि तू ये मेरा टारगेट अचीव कर, ये नॉर्मल बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपने सुना भी रहेगा। एम्प्लॉयज़ को भी इस तरीके के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि अगर आप आपका टारगेट अचीव कर लोगे तो टारगेट के ऊपर आप जितना जाओगे हम उल्टा उसके ऊपर और एक्स्ट्रा तुम लोगों को कमीशन देंगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मेरे एजेंट को कमीशन कितना मिलेगा। अगर मैं सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ तो उसने एक्चुअल सेल्स 20 लाख का किया हुआ है, तो 20 लाख माइनस 15 लाख, उसने 15 लाख से एक्सीड कितना सेल्स किया है 5 लाख, उसका 20%। तो आप देखोगे 5 लाख का 20% कितना हो जाता है ₹1 लाख। तो उसे ऑर्डिनरी कमीशन 2 लाख भी मिलेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको आप बोल सकते हो कि ओवर राइडिंग कमीशन, नाम ही कह रहा है ओवर राइडिंग, ओवर एक्स्ट्रा ऊपर का जो कमीशन मिलेगा वो 1 लाख। ये कमीशन जनरली क्यों दिया जाता है, ताकि हम एजेंट को मोटिवेट करें, प्रमोट करें, उसको लालच दिखाएं कि तू और ज़्यादा बेच, और ज़्यादा में बेच। शायद वो 50 रुपये की चीज़ अगर 60 में बेचेगा, 50 में बेचना चाहिए था, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 50 ही होनी चाहिए थी। अगर वो 50 में भी बेचता तो भी एज एन प्रिंसिपल मेरा नुकसान नहीं होने वाला था, मेरा प्रॉफिट ही होने वाला था। पर फिर मैं उसको लालच देता हूँ कि देख अगर तू और ज़्यादा में बेच पाता है तो। ये लॉजिक पर यूनिट के रेट में भी हो सकता है, ये लॉजिक टोटल सेल्स में भी हो सकता है कि मे भी साल भर का सेल्स 20 लाख होना चाहिए, 15 लाख होना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेड है। बट अगर साल भर का सेल्स 15 लाख से एक्सीड कर गया तो ऊपर जितना भी जाएगा उसका हम तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। तो पर यूनिट रेट के हिसाब से भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। अगला और जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइप ऑफ कमीशन जो होता है उसका नाम है डेल क्रेड कमीशन। इस कमीशन के बारे में मैं आपको थियोरी पे लेके आता हूँ और फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कमीशन जो मैंने आपको कहा उसका नाम था आपका डेल क्रेड कमीशन। चलो देखो, डेल क्रेड आने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, पहला मैंने बात किया ऑर्डिनरी कमीशन। थोड़ा एक बार आप ये थियोरी अपनी साइड से रीड कर देना। ऑर्डिनरी कमीशन आ गया। दूसरा यहाँ पे भले डेल क्रेड दिया हुआ है पर आपको पता होगा कि मैंने आपके साथ कौन सा डिस्कस कर लिया है, ओवर राइडिंग कमीशन। दिख रहा है ओवर राइडिंग कमीशन क्या बोला है, इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी। क्लियर कट वर्ड बोला एक्स्ट्रा कमीशन टू प्रमोट द सेल्स एट अ हायर प्राइस देन स्पेसिफाइड। ज़्यादा प्राइस पे बेटा, या एनकरेज द कंसाइनी टू पुट हार्ड वर्क इन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। ताकि ये भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसमें हम ज़्यादा कमीशन देते हैं। आप देखते हो काफ़ी बार कोई नया प्रोडक्ट आता है तो दुकानदार बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि बहुत बेस्ट है, अच्छा है। नॉर्मली दुकानदार आपको उसी चीज़ के लिए कन्विंस करता है जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स और अ डिफरेंस बिटवीन, या तो टोटल सेल्स भी होगा या तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड सेल्स एट इनवॉइस प्राइस और एनी स्पेसिफाइड प्राइस। वो इनवॉइस प्राइस क्या छोड़ दे, सेल्स एट अ स्पेसिफाइड प्राइस।
मैंने आपको कहा है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो कहा था कि भाई मैंने स्पेसिफाई प्राइस रखा था 15 लाख रुपए, उसके ऊपर सेल हो गया तो देखो कमीशन देंगे, या 50 रुपये या 40 रुपये के ऊपर सेल हो गया तो एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। इन ऑर्डर टू एनकरेज द कंसाइनी टू अर्न हायर मार्जिन्स, उसको तो कमीशन देंगे। इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ एडिशनल प्रॉफिट्स मेड बाय द कंसाइनी ऑन द सेल ऑफ गुड्स। आप चाहे तो कंसाइनी को ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई तो अगर इसको ऊपर बेच पाएगा तो मैं तुझे उल्टा प्रॉफिट में भी हिस्सा दूंगा, ये भी आप उसको लालच दे सकते हो। देखो अगर वो हमें एडिशनल कमा के दे रहा है तो उस एडिशनल कमाई में उसको हिस्सा देने में हमें कोई हर्ज नहीं, बेसिक तो हम वैसे भी कमा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये वाला कमीशन है बेटा, जो हम बीच में वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है, इसको समझें। डेल क्रेडिट कमीशन, इसको डेल क्रेडिट प्रोनाउंस किया जाता है। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है वो समझें 2 मिनट के लिए। ये समझने से पहले आपको पहले बैकग्राउंड समझना है, 2 मिनट ध्यान से समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल समझे, मैं कंसाइनर हूँ, मैंने मेरे कंसाइनी को कुछ तो गुड्स भेजे, कंसाइनी ने वो गुड्स आगे कस्टमर को, जो सच्ची वाला कस्टमर था, उसको सेल किए। कंसाइनी ने वो आगे गुड्स सेल किए से फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपीस में। अब एक फैक्ट समझे, पहली बात मैंने आपको कहा था कि सारा रिस्क किसका है, कंसाइनर का है। अब जब कंसाइनी आगे सेल कर रहा है तो वो सेल करते वक्त कैश सेल भी कर सकता है, क्रेडिट सेल भी कर सकता है। जरूरी कंसाइनी आगे क्रेडिट सेल ही करेगा, कैश सेल करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रेडिट सेल रहा तो कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर, वो जो डेटर है तेरा, उससे जाके पैसे रिकवर करे क्रेडिट सेल करने के बाद। ये समझ में आ रहा है? कंसाइनी की जिम्मेदारी, कंसाइनर कंसाइनी को बोलेगा तू जा और रिकवरी कर। अब अगर समझो टोटल सेल्स 20 लाख रुपीस का हुआ था, बट जब कस्टमर से इसको पैसे मिले तो मे बी 19,50,000 ही रिसीव हुए। इस कस्टमर में से कोई तो कस्टमर था जिसने आपके 50,000 रुपये डुबा दिए, जो हो गए बैड डेट्स। अब 2 मिनट मुद्दा समझे कि जो हो गया ऊपर आपका बैड डेट्स 50,000 रुपये का, आ रहा है समझ में? अभी जो 50,000 रुपये का बैड डेट्स, ये कौन बेयर करेगा, कंसाइनी कि कंसाइनर? अगर ये कंसाइनी बियर करेगा तो ये ऐसा हो गया कि भाई कंसाइनी रिकवर नहीं कर पाया वो 50,000 रुपये, तो कंसाइनी को अपने पॉकेट में डालना पड़ेगा। मतलब कंसाइनी जब हिसाब करेगा कंसाइनर के साथ तो फिर उसे 20 लाख रुपए पूरे कंसिडर करने पड़ेंगे, भले उसको कस्टमर से 1950 ही रिकवर हुए हैं। अगर कंसाइनी बियर करता है, आई एम नॉट गिविंग द आंसर, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटीज। अगर कंसाइनी बियर करेगा तो ऐसा हो जाएगा, और कंसाइनर बियर करेगा, अगर कंसाइनर बेयर करेगा तो कंसाइनी हिसाब करते हो क्या करेगा, ये 19,50,000 का ही हिसाब कंसिडर करके आगे के सारे कैलकुलेशन करेगा। जब मैं कह रहा हूँ हिसाब कंसिडर करेगा तो आई होप आपको बैकग्राउंड याद है। इसमें से कंसाइनी अपने खर्चे माइनस करेगा, कंसाइनी अपना कमीशन माइनस करेगा, और जो बैलेंस बचेगा वो कंसाइनर को भेजेगा। तो आई रिपीट, अगर कंसाइनी एक्सपेंस या ये बैड डेट्स का नुकसान बेयर करता है तो कंसाइनी को इधर 19,50,000 में अपने पॉकेट से 50,000 डालकर 20 लाख का हिसाब करके कंसाइनर को रेमिटेंस देना पड़ेगा, बैलेंस भेजना पड़ेगा। अगर कंसाइनी खुद बेयर करता है तो, और अगर कंसाइनर बेयर करता है तो फिर सिर्फ 19,50,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करके रेमिटेंस भेजा जाएगा। तो सवाल आपके सामने ये बच्चा लोग आके खड़ा रहता है कि कौन बेयर करेगा, आखिर कौन ये नुकसान उठाएगा, कंसाइनी की कंसाइनर? द फैक्ट इज कंसाइनर। काफ़ी लोगों के मन में सवाल आएगा, नहीं सर ये ना इंसाफ, ये गलत है वगैरह। आपकी सारी बातें सही है, बट रूल यही है कि आखिर ओनर कौन था गुड्स का, कंसाइनर था। भले दिख कौन रहा था गुड्स बेचते वक्त, कंसाइनी दिख रहा था एक्चुअली, बट फंडामेंटली, लीगली, लॉजिकली सेल कंसाइनर कर रहा था। एजेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है बैड डेट्स होने पे, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बेयर करता है, एजेंट तो सिर्फ अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा था। तो अगर कल जाके अगर बैड डेट्स हो जाता है आगे, आई होप आपको सिनेरियो क्लियर है, अगर कल जाके आगे बैड डेट्स हो जाता है तो वो नुकसान किसने बेयर करना है, वो लॉस किसने बेयर करना है, तो लॉस कंसाइनर ने ही बेयर करना है। तो कंसाइनी अपनी जगह पे नुकसान नहीं उठाएगा, कंसाइनी को जितना मिला वो उतना आगे भेज देगा, कंसाइनी नहीं रिकवर कर पाया, कंसाइनी की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब ये बात सुनने के बाद आपके मन में डेफिनेटली सवाल आके खड़ा था कि कंसाइनी तो फिर किसी को भी गुड्स बेचेगा। आप समझ रहे हो, कंसाइनी जब कैश सेल करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें डर किस बात का लग रहा है, कंसाइनी जब क्रेडिट सेल करेगा। अब समझे 2 मिनट के लिए, अगर हम कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको लगता है हमें कितना डर रहेगा कि कंसाइनी क्रेडिट सेल करेगा तो क्या हो जाएगा।
समझे 2 मिनट के लिए। कंसाइनी को जो कमीशन कैलकुलेट होता है, कंसाइनी को जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है वो उसकी सेल्स की अमाउंट पे कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, रिकवरी अमाउंट पे कमीशन नहीं कैलकुलेट होता है। हमने क्या बोला ऊपर, जो हमने कमीशन, देखो 2 मिनट के लिए मैं वो डेल क्रेडिट कमीशन नहीं समझा रहा हूँ, डेल क्रेडिट को बाजू में रख 2 मिनट के लिए। मैं आपके साथ एक फंडामेंटल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपने ऑर्डिनरी कमीशन देखा, जो आपने ओवरराइडिंग कमीशन देखा, वो कमीशन देखते वक्त बेटा क्या मुद्दा था अपना, कि जब कभी कंसाइनर गुड्स बेचेगा, भेजेगा कंसाइनी को, कंसाइनी जब आगे गुड्स बेचेगा, ये पूरा क्रक्स है अपने सिचुएशन का। कंसाइनी जब आगे भेजेगा, कंसाइनी आगे जब बेचेगा, तो कंसाइनी जब अपने कस्टमर को बेच रहा है तो उसने सेल्स कितने का किया है उसके ऊपर कमीशन मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, बैड डेट्स कौन बियर करता है? कंसाइनर बियर करता है। तो अगर आप ये दोनों चीजों को एक साथ असेंबल करें तो आपको नहीं लगता कंसाइनी को कितना अच्छा स्कोप है मैन्युपुलेशन करने का? कंसाइनी क्या करेगा, किसी को भी बेचेगा कुछ। कंसाइनी को में भी पता भी होगा कि सामने वाला केपेबल नहीं है पैसे भरने के लिए, तो भी कंसाइनी उसको धड़ाधड़ गुड्स बेच देगा, क्योंकि कंसाइनी को तो रिकवरी हो ना हो इससे कोई फर्क ही नहीं पैदा, उसको तो कमीशन कहाँ मिलने वाला है? पहली चीज, उसने जितने का सेल किया है, भले वो कैश सेल हो क्रेडिट सेल हो, उसने जितने का सेल किया है, तो उसको जितना सेल हो, उसका 20 लाख का सेल हो गया, 20 लाख में उसका जो 10% फॉर एग्जाम्पल कमीशन है, उसका 2 लाख इनकम फिक्स हो गया, उसको 2 लाख का कमीशन फिक्स होगा। अब समझो 20 लाख में से अगर 5 लाख बैड डेट्स हो जाते हैं, कि 8 लाख बैड डेट्स हो जाते हैं, कि पूरे के पूरे 20 लाख बैड डेट्स हो जाते हैं, कंसाइनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बैड डेट्स तो कंसाइनर बियर करेगा। तो अगर आप पूरा सिनेरियो समझ पा रहे हो तो लीगल रूल्स के हिसाब से कंसाइनी तो कितना विन विन सिचुएशन में है, और अनफॉर्चुनेटली लीगली ऐसा ही है, तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। पहले बैकग्राउंड समझ में आ रहा है? आई रिपीट, कमीशन किसके ऊपर बेस्ड होता है? सेल्स पे, ना कि कलेक्शन। रिकवरी पे नहीं होता कितना पैसा मिला, उस पे नहीं होता, कितने के गुड्स बेचे उसके ऊपर होता है। और नॉर्मली लीगली बैड डेट्स कौन बेयर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा। कंसाइनी नहीं बेयर करेगा तो कंसाइनी सेफ हो गया। अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपके पास लीगल रूल नहीं है, तो आपने कुछ चतुराई यूज़ की, आपने आपकी सूझबूझ समझ यूज़ की। आपने कहा कि ए एजेंट, ए कंसाइनी, तू तो बड़ा खुश हो रहा है ये सब सुनकर, तो ए कंसाइनी, हमने माना हम तुझे ऑर्डिनरी कमीशन देंगे, चल ठीक है, हमने ये भी माना, चल हमें ओवरराइडिंग भी कमीशन देना है। देखो ऑर्डिनरी कमीशन तो देना ही होता है, ओवरराइडिंग कमीशन आपकी चॉइस, आपको एक्स्ट्रा देना है कि नहीं देना। चलो हमने ओवरराइडिंग भी दिया। हमने उसको बोला चल हम तेरे साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। कंसाइनर कंसाइनी को बुलाता है, इधर आ, एक कंसाइनी बैठ इधर, खुश तो बहुत हो रहा है तू आजकल, तेरे को पता है तेरे को रिस्क नहीं, तू किसी को भी गुड्स बेच देगा, एक काम कर चल डील करते हैं। जब हमने उसको पहली बात कहा कि भाई तू किसी को भी गुड्स बेचेगा, तेरे को रिकवर हुआ नहीं हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो तू अनट्रस्टवर्दी जो लोग रहेंगे, जो गंदे लोग रहेंगे, उनको भी गुड्स बेचेगा। तो कंसाइनी बोलता है नहीं बाबा, साईं बाबा शपथ, आई बाबा शपथ, मैं ऐसा गलत काम नहीं करता। हमने बोला अगर तू इतनी प्रॉमिस खा के करने के लिए तैयार है कि तू गलत काम नहीं करता, एक काम कर, चल अपन एग्रीमेंट करते हैं, लीगली एग्रीमेंट करते हैं कि बैड डेट्स का रिस्क तेरा। हमने एग्रीमेंट किया और हमने एजेंट को बोला, ए एजेंट, ए कंसाइनी, एक काम कर, बैड डेट्स का रिस्क फिर तू उठा। तो एजेंट चिढ़ गया, नहीं ये तो गलत हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना मैं अच्छे लोगों को देख के गुड्स बेचूंगा। तो बोला अगर तेरे को इतना ही भरोसा है कि तू अच्छे लोगों को देखकर गुड्स बेचने वाला है, जिनसे रिकवरी होने के चांसेस होंगे, जो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, सॉल्वेंट होंगे, ऐसे ही लोगों को तू गुड्स देगा, अगर तेरे को इतना कॉन्फिडेंस है तो तू रिस्क उठा लेना बैड डेट्स का। कंसाइनर कह रहा है कंसाइनी को कि ए कंसाइनी तू उठा ले रिस्क बैड डेट्स का। कंसाइनी बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता। हम उसको बोलते एक काम कर, मैं तुझे एक कमीशन देता हूं जिसका नाम है डेल क्रेड कमीशन, एक एडिशनल कमीशन देता हूं। मैं तुझे ऑर्डिनरी तो दे ही रहा हूं, चल ओवरराइडिंग की अगर इनकेस बात हुई वो भी देता हूं, और मैं तेरे को एक कमीशन देता हूं, डेल क्रेड कमीशन। आई विल गिव यू द डेल क्रेड कमीशन, और उसके बदले में, वो कमीशन के बदले में, यू विल टेक द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। तो ये लीगली करेक्ट हो गया। हमने एक सौदा किया बेसिकली कि हम तेरे को एक एडिशनल कमीशन देंगे, और ये कमीशन देने के बाद बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे पे शिफ्ट हो जाएगी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? कंसाइनी सोच समझ के गुड्स बेचेगा, सही इंसानों को, कस्टमर्स को गुड्स बेचेगा, क्योंकि अगर वो किसी को गुड्स नहीं, अगर बेचता, किसी को गुड्स बेचता और अगर वो पैसे रिकवर नहीं कर पाता है, उससे बैड डेट्स हो जाता है, तो कंसाइनी को भरना पड़ेगा। तो ये वाले केस में जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया ऊपर वाले सिचुएशन में, तो अगर आप समझ पा रहे हो ये वाले केस के अंदर क्या होगा,
फिर यहाँ पर 19,50,000 की जगह पे अगर डेल क्रेडिट कमीशन हम उसको देते हैं तो उसने 20 लाख रुपीज़ के गुड्स बेचे, जिसमें से 19,50,000 रिकवर हो गया, 50,000 बैड डेट्स हो गया, तो 50,000 बैड डेट्स उसको अपने पॉकेट से पे करके हिसाब करते वक्त उसको इसमें 50,000 ऐड करके हमसे जब भी बात करेगा तो 20 लाख के हिसाब से बात करेगा। वो हम उसको सिंपल पूछेंगे गुड्स कितने के बेचे, बोलेगा 20 लाख। वो बोलेगा सर रिकवरी तो 19,50,000 की। हम बोले नहीं, हमसे बात भी मत करिए चीज़ के बारे में, क्योंकि हम देखो एडिशनली जो सेल्स के ऊपर कमीशन दे रहे थे, सेल्स के ऊपर जो कमीशन दे रहे थे उसमें हम तुझे ऑर्डिनरी और ओवरराइडिंग तो दे ही रहे थे, साथ में हम तुझे डेल क्रेडिट कमीशन भी अलग से पे कर रहे थे। तो वी आर नॉट गोइंग टू बियर द रिस्क। ऑब्वियसली ये चीज़ तब हो सकती है जब दोनों म्यूचुअली अग्री करें, तो किसी एक के कहने से नहीं होता। समझते डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, एक बार फटाक से रीड करते हैं। टू इंक्रीज द सेल्स एंड टू एनकरेज द कंसाइनी टू मेक द क्रेडिट सेल। इनडायरेक्टली क्रेडिट सेल और बढ़ाएंगे, उसको हम बोलेंगे तू बिंदास कर, क्योंकि उसको जिस पे भरोसा रहेगा वो उसके ऊपर बिंदास अपने साइड से सेल्स करेगा। द कंसाइनर प्रोवाइड्स एन एडिशनल कमीशन जनरली नोन एज डेल क्रेडिट कमीशन। दिस एडिशनल कमीशन व्हेन प्रोवाइडेड टू द कंसाइनी, अगर आप ये दे रहे हो कमीशन कंसाइनी को, गिव्स अ प्रोटेक्शन टू कंसाइनर। कंसाइनर को एक तरीके का प्रोटेक्शन मिल जाता है, किसके अगेंस्ट बैड डेट्स। इन अदर वर्ड्स, after providing the del credit commission, bad debts is no more the loss of consignor, it is no more loss of consignor, क्योंकि वो consignee bear करेगा। अब it is calculated on total sales unless there is an agreement between the consignor and consignee to provide it on credit sales only। अब बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन में भी, एग्जाम में ये लोग जानबूझ के आपको बड़े अजीब से सवाल पूछते हैं। होता क्या है, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि से फॉर एग्जाम्पल कंसाइनी ने सेल्स किया, आपको बोला जाएगा कंसाइनी जो सेल्स किया आपको बाइफर्गेशन दे देंगे। मे बी कंसाइनी ने जो सेल्स किया उसका बाइफर्गेशन दे देंगे। जैसे अगर यही सम कंटिन्यू करूँ, आपको बोलेंगे कंसाइनी ने 20 लाख का सेल किया, फिर आपको बता देंगे 20 लाख में से 8 लाख का कैश सेल्स था, 12 लाख का क्रेडिट सेल्स था। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में लोग प्रोवाइड कर देंगे। अब बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो डेल क्रेडिट कमीशन है, जैसे आपको बोला जाएगा से फॉर एग्जाम्पल कमीशन है, कमीशन में आपको टाइप्स भी दे देंगे। कमीशन में पहला कमीशन आपको बोल दिया ऑर्डिनरी कमीशन है, और आपको कह दिया ऑर्डिनरी कमीशन 10% है। साथ में आपको बोल देंगे कि भाई डेल क्रेडिट कमीशन भी है, और डेल क्रेडिट कमीशन बोल देंगे सिर्फ फॉर एग्जांपल 2% है। अब नॉर्मली जब क्वेश्चन में सिर्फ कहा जाता है डेल क्रेडिट कमीशन 2% है, तो 2% हमेशा टोटल सेल्स का रहेगा। जब तक स्पेसिफिकली नहीं बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन इज ऑलवेज ऑन टोटल सेल्स। बच्चे क्रेडिट सेल्स पे अगर डेल क्रेडिट कमीशन देना है, ऐसा कुछ डिस्कशन है, तो आपको क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली कहा जाएगा, वो एग्रीमेंट थ्रू डिसाइडेड रहेगा। अगर कुछ डिसाइडेड नहीं है तो हमेशा आपका जो कमीशन रहेगा वो कौन सा कमीशन रहेगा, डेल क्रेडिट कमीशन जो रहेगा हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, टोटल सेल्स पे। डन, इधर तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कमीशन। आगे की जो एंट्री वगैरह वो आगे पढ़ेंगे, अकाउंटिंग एंट्री अभी तक पढ़ना बाकी है, वो सब डिस्कशन हम आगे करेंगे। बट आई होप आपको बेसिक कमीशन एंड टाइप्स ऑफ कमीशन समझाए। एक छोटा सा थ्योरी पार्ट बाकी है जो नेक्स्ट लेक्चर में करके हम लोग सम्स की तरफ जाएंगे, बेसिक सम्स देखेंगे, और धीरे धीरे हम उसमें एडवांस लेवल की तरफ पढ़ेंगे। सिंपल चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है, वैरायटी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं, बेसिक चैप्टर है, बट ये बहुत ही स्पेशल चैप्टर है क्योंकि इसके जो अंदर पड़े हुए कॉन्सेप्ट्स आगे काफ़ी चैप्टर्स में काम आने वाला है। फाइन, सो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझा होगा। आज के लिए यहीं पे रुकेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड इज़ ग्रेट, बाय बाय।